गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने अभी तक माय डियर क्या किया था कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जैसे हम लोग क्या क्या पावर सोर्स यूज करते थे, उसका क्या एडवांटेज होता था, क्या डिसएडवांटेज होता था, हम लोग पोलैरिटी कैसे यूज किए थे, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने स्टडी किया। इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते थे, उसमें कैसा फ्लक्स कोटेड होता था, कौन सा बेयर इलेक्ट्रोड होता था और कौन सा नॉन कंज्यूमेबल होता था, कौन सा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता था। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोगों ने डियर कर रखा है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने एक अच्छी बेसिक स्टडी किया वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और एक चीज़ आप समझिएगा कि बेसिक से भी वेल्डिंग से खूब क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। देखिए, वेल्डिंग हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं ऑब्जेक्टिव में। तो और साथ में जब क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वेल्डिंग के इंट्रोडक्शन से पुटअप किए जाते हैं। देन आफ्टर वेल्डिंग के टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और लास्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वेल्डिंग के एप्लीकेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज से पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। जैसे हम लोग शुरू करेंगे, आर्क वेल्डिंग क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, थर्मिट वेल्डिंग क्या है, गैस वेल्डिंग क्या है, इन सारी वेल्डिंग का हम लोग 1 बाय 1 कैटेगरी पढ़ेंगे और इनके एप्लीकेशन के साथ इनको आगे बढ़ाएंगे। साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ पोलैरिटी पर डिस्कस किया था कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी क्या होती है और एसी के साथ क्या पोलैरिटी बनती है कि नहीं बनती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था। हम लोगों ने किस पे डिस्कस किया था? पोलैरिटी पर। और पोलैरिटी जो बनती थी वो आपकी डीसी पावर में बनती थी। डीसी पावर में इतनी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था। और पोलैरिटी आपकी दो तरीके की बनती थी, डीसी एसपी, डीसी एसपी ये ऐसी बनती थी आपकी, डीसी एसपी बनता था और डीसी आरपी बनता था। ये एक हम क्विक रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डीसी एसपी का मतलब डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और डीसी आरपी का मतलब डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी होता था। इसको हम लोग डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग डीसी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता था माय डियर कि जैसे हमें इस प्लेट की वेल्डिंग करनी है, अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते थे, इसे पावर सप्लाई दे देते थे और यहाँ वर्कपीस कनेक्ट कर देते थे। सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। जब इलेक्ट्रोड माय डियर निगेटिव होगा और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके सीधे वर्कपीस पे जंप करेंगे, इसीलिए इसे स्ट्रेट पोलैरिटी डायरेक्ट करंट बोला गया। और जब आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाए और वर्कपीस नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जंप करने शुरू होंगे, तो उस केस में इसे हम लोग डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉन रिवर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रिवर्स पोलैरिटी के नाम से हम लोगों ने जाना था। अब इसमें देखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहे थे मतलब इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल दिया था, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हम लोगों ने क्या रखा था, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और इसमें इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था तो दूसरा हमारा क्या है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो ये सारे इसके अलग अलग नेम हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रखा था। अब आइए माय डियर, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शील्डेड मेथड आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेथड आर्क वेल्डिंग मतलब हम लोग आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे हैं। इस आर्क वेल्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम गैस की शील्डिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप की हम लोग शील्डिंग कर सकते हैं। शील्डिंग का मतलब सबसे पहले ये समझो कि देखिए, जब मान लीजिए इस प्लेट की हमें वेल्डिंग करनी हो, सपोज करिए ये हमारी दो प्लेटें हो जाएं, अब इनकी वेल्डिंग करनी है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया माय डियर, इलेक्ट्रोड ले लिया। अब इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने क्या कर दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रोड गन से होल्ड कर दिया और यहाँ पर ये हम इस तरीके से पावर सप्लाई ले लिए। इस तरीके से हमने
पावर सप्लाई। सपोज करो वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल दे दिया और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया, या इलेक्ट्रोड को आप नेगेटिव दे दीजिए। चलिए, इलेक्ट्रोड को आपने क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया और वर्कपीस को पॉजिटिव दे दिया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जम्प्ड ऑन वर्कपीस, देन आफ्टर आर्क विल बी फॉर्म्ड इन दिस प्लेस बाय द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से जब यहाँ पे हमारी आर्क फिनोमिना जनरेट होगी, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल्ड में बता रखा है, बस यहाँ आपको ऐसे ही बताते चल रहे हैं। तो यहाँ जब आर्क जनरेट होगी, अब देखो ये इस आर्क की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, देन ये वर्कपीस दोनों मेल्ट होंगे और साथ में ये इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा। अगर कंज्यूमेबल होगा तो मेल्ट होगा, नॉन कंज्यूमेबल होगा तो इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा। तो आप सपोज करो कि अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो, मान लीजिए हमने यूज किया है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, दोनों केस हो सकता है, बस आप समझिए। तो यहाँ इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा और वर्कपीस भी मेल्ट होगा। देन ये दोनों आकर एक प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। अब देखो जब ये होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा होगा, उस समय यह मिक्सचर हमारा इस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। अब आपको भी पता है माय डियर कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस के साथ में मॉइस्चर भी होता है। अब यह मॉइस्चर कंटेंट जब डायरेक्ट इस मोल्टेन मेटल के कांटेक्ट में आएगा, अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट पता करना हो तो आप अपने फ्रिज से आप क्या करो, एक बॉटल में आपने क्या किया, पानी भर लिया और फ्रिज से जब आप बाहर निकालो, इसे टाइटली पैक्ड कर दो। फिर आप देखो कि ठंडी बॉटल के आसपास पानी कलेक्ट होने लगता है, तो क्या वह वाटर इस बॉटल से बाहर निकलता है? ऐसा नहीं है। वह वाटर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट हैं, जब इस कोल्ड सरफेस के साथ कांटेक्ट करते हैं तो चिल्ड होकर कंडेंसेट हो जाते हैं और सीधे वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही जो वाटर यहाँ कन्वर्ट हो रहा है वो मॉइस्चर ही तो है। वह जिसके भी कांटेक्ट में जाएगा उसे उस तरीके का हार्मफुल इफेक्ट देगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जब मॉइस्चर कंटेंट आपके डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो मॉइस्चर कंटेंट क्या करेंगे, पहला इफेक्ट तो ये करेंगे कि जो माय डियर यहाँ आर्क बन रही है उस आर्क की इंटेंसिटी को ही कम करेंगे। आर्क ज़्यादा हमें जनरेट करना है, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे, जिससे हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था तो टेम्परेचर भी कम मिलेगा। तो पहला तो डिसएडवांटेज ये हो जाएगा। दूसरा, अब आप देखो कि जब ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट इस मोल्टेन मेटल के साथ कांटेक्ट करेगा तो वहां पर क्या करेगा, एक ऑक्साइड की लेयर बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अगर हम मेटल की वेल्डिंग कर रहे होंगे तो इस तरीके से कई सारे एडवर्स इफेक्ट देने लगेगा। उन एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए माय डियर हम चाहेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट इन सभी के कांटेक्ट में आए ही ना। तो उन कांटेक्ट में ना आने से रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर एक गैस की सील्डिंग बना देते हैं। अब गैस की सील्डिंग हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, और ये सील्डिंग बनती कैसे है? ये सील्डिंग ऐसे बनती है कि हम लोग यहीं पर एक एक्स्ट्रा ट्यूब लगा देते हैं, और इस ट्यूब में देखो ये एक हमने सिलेंडर ले लिया, इस तरीके सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर में हम लोग कुछ इनर्ट गैसेस, मतलब एक्टिव गैसेस लाइक दैट आर्गन, स्टेबलाइज रहेगी, मोल्टेन मेटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वेल्ड बीड की स्ट्रेंथ एक स्ट्रांग मिलेगी। तो इसी मेथड को माय डियर हम लोग बोलते हैं सील्डिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं सील्डिंग। अब आपने देखा कि सील्डिंग करना होगा तो हमें किसी गैस की रिक्वायरमेंट होगी, विदाउट गैस हम सील्डिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब गैस की सील्डिंग की रिक्वायर्ड है तो उसके बिहाफ पे हम लोग उस गैस को दो जगह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तो जो ये इलेक्ट्रोड हमारा जो बर्न हो रहा है,
इस इलेक्ट्रोड में ही कुछ ऐसे कंटेंट मिला दें जिससे जब इलेक्ट्रोड जले, बर्न हो, तो वहां पर ऑटोमेटिक वो गैसेस क्या हो, जनरेट होने लगे, धुआं वहां बनने लगे, फॉग बनने लगे। तो जब उस मेथड से हम लोग सील्डिंग यूज करेंगे तो उसे माय डियर हम लोग बोलते हैं, चलिए इसे पूरा रिमूव कर रहे हैं, उसे बोलते हैं फ्लक्सेस। फ्लक्सेस के साथ जब हम लोग सील्डिंग करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड या फ्लक्स में ही कुछ ऐसे मेटल मिला देते हैं। सेकेंड केस जो हम लोगों ने अभी आपको बताया कि सिलेंडर में गैस को भरकर पाइप के थ्रू सप्लाई करते हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैस सील्डिंग। पहला हमारा होगा फ्लक्स सील्डिंग और दूसरा हमारा होगा गैस सील्डिंग। अच्छा देखो, फ्लक्स में हम लोग सील्डिंग के लिए एक और मेथड यूज करते हैं कि अगर फ्लक्स में कुछ ऐसे मोल्ड मतलब मटेरियल मिला दिए जाएं, मान लो ये वेल्डिंग हो रही है, सपोज करो ये हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये इतने हिस्से में वेल्डिंग हो चुकी है, ये मान लो आपकी इलेक्ट्रोड है, इस तरीके से पावर सप्लाई के साथ ये कनेक्ट है। अब यहाँ पे ये वेल्डिंग इधर की ओर होती जा रही है, इतनी वेल्डिंग हो चुकी है, तो यहीं पे एक हमारा स्लैग फॉर्मेशन होता चला जाता है। यह एटमॉस्फेयर से इसे प्रोटेक्ट करता है, इसे हम लोग स्लैग बोलते हैं। और यह स्लैग बनता है इस इलेक्ट्रोड में कुछ ऐसे कंटेंट की कोटिंग करते हैं जो मेल्ट होकर यहाँ ऊपर की ओर कलेक्ट होता जाता है। ऊपर की ओर इसलिए कलेक्ट होता है माय डियर, क्योंकि इस स्लैग वाले मटेरियल की डेंसिटी आप क्या रखते हैं, कम रखते हैं। ये डेंसिटी आपकी लो होती है, किससे, यहाँ पर जो मेटल होगा या जो वर्कपीस होगा जिसे हम लोग बेस मेटल कहते हैं। तो इस तरीके से जिसकी डेंसिटी कम होगी लिक्विड स्टेट में वह ऊपर तैरेगा, जिसकी ज़्यादा होगी वह नीचे तैरेगा। तो स्लैग की डेंसिटी कम होगी इसलिए ऊपर तैरेगा और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एक लेयर बना लेगा। फिर जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हैमरिंग एक्शन से इसे हम लोग तोड़कर बाहर निकाल लेते। तो यह भी एक मेथड होता है सील्डिंग का। अब आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम लोग फ्लक्स सील्डिंग बोल सकते हैं। फ्लक्स सील्डिंग बोलते हैं, बोल क्या सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, गैस सील्डिंग। अब हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गैस की सील्डिंग कर लेते हैं। गैस में अक्सर तक हम लोग आर्गन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी गैसेस का भी यूज करते हैं, बट मैक्सिमम आर्गन गैस का यूज करते हैं। अभी बताएंगे कि क्यों। हीलियम एक महंगी गैस होती है, आर्गन थोड़ी सी उससे सस्ती गैस होती है, तो उसका भी रीजन बताएंगे। पहले ये समझिए, गैस सील्डिंग है अप्रोक्सीमेटली सेम फंक्शंस एज फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स में क्या है कि यहाँ पे आपका स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है और गैस आपका क्या एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट प्रोटेक्ट करती है, लेकिन गैस आपकी स्लैग फॉर्मेशन नहीं बनाएगी। तो ये हो गया आपका मेथड। आगे बात करते हैं, एन इनर्ट गैसेस इज ब्लो इनटू द वेल्ड जोन टू ड्राइव ऑलवेज अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस। इनर्ट गैस और कुछ अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लोग वेल्ड जोन पर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सी गैसेस यूज करते हैं, गैसेस आर, नंबर 1 पे आर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, नंबर 2 पे हीलियम। इन दोनों का तो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया ही जाता है। क्वेश्चन माय डियर क्या पुटअप किया जाता है, क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है विच इनर्ट आर यूज्ड इन shielded metal आर्क वेल्डिंग। अब आपका देखो, अगर केवल इस तरीके का ऑप्शन दिया हो, पहला आर्गन, दूसरा हीलियम, तीसरा आपका नाइट्रोजन, चौथा आपका ऑक्सीजन, पांचवा ई आपका दे दे बोथ ए एंड बी। अगर ये वाला ऑप्शन माय डियर दिया रहे तो आपको बोथ वाला सिलेक्ट करना है। अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तो मोस्ट प्रोबेबल आर्गन एंड हीलियम यूज करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा आर्गन का यूज करते हैं। आर्गन हीलियम में अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो आर्गन को सिलेक्ट करेंगे। अगर वहां पे मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी तो हम बताएंगे, तब उस समय हीलियम को सिलेक्ट करेंगे। वो भी अभी बताएंगे कि इन दोनों में अगर आपको किसी एक को प्रेफरेंस देना है तो उसके लिए किसको किसको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल हीलियम गैस, आर्गन गैस, कॉमन नाइट्रोजन गैस,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिक्सचर ऑफ द एबव गैसेस। या तो हम लोग नाइट्रोजन के साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी यूज करते हैं और साथ में इन सबके मिक्सचर को भी हम लोग यूज करते हैं एज ए शील्डिंग गैस के रूप। ये हमारा होता है। अब देखो एक चीज समझो, आयरन आयोनाइज इजिली रिक्वायरिंग स्मॉलर आर्क वोल्टेज, इट इज गुड फॉर वेल्डिंग थिन शीट। अब जहां पर भी माय डियर इस तरीके से क्वेश्चन बने, देखो जहां पर भी इस तरीके से क्वेश्चन बने कि अगर थिन शीट की वेल्डिंग करनी है, थिन मतलब पतली शीट लगभग 5 mm तक, अप टू 5 to 12.5 mm तक थिन शीट, अगर उसकी वेल्डिंग करनी है तो जहां पर ज्यादा हीट जनरेट होगी वह प्लेट मेल्ट हो जाएगी, वेल्ड होने से पहले मेल्ट हो जाएगी। एक चीज और ध्यान दे लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग बार बार वेल्डिंग पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस, यही हम लोग आपको सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसको मत भूलना कि वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस के साथ साथ कटिंग प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थिक मेटल प्लेट कटिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थिक मेटल प्लेट कटिंग। थिक मेटल प्लेट कटिंग में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि जहां पर हेक्सा ब्लेड या चीजेल वगैरह काम नहीं करती है मेटल को काटने के लिए, वहां पर हम लोग गैस कटिंग और वेल्डिंग का यूज करते हैं। अगर वेल्डिंग से भी कटिंग नहीं हो पा रही है, प्लेट की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस प्लेट को काटने के लिए माय डियर गैस कटिंग का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा वेल्डिंग और गैस कटिंग का एक्स्ट्रा भी यूज है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्गन सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड इसलिए की जाती है क्योंकि कोई भी जब गैस हम लोग यूज करते हैं तो वह गैस जब हीट के कांटेक्ट में आती है तो वह आयोनाइड होना शुरू होती है। आयोनाइड का मतलब क्या होता है? आयोनाइड का मतलब क्या होता है कि वह गैस अपने इलेक्ट्रॉन, अपने प्रोटॉन और अपने न्यूट्रॉन में सेपरेट होना शुरू होती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई भी गैस अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेपरेट होना शुरू होती है और लगभग 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह गैस आयोनाइजेशन स्टार्ट करती है। 5300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस आयोनाइजेशन स्टार्ट करती है। उस आयोनाइजेशन स्टेट को हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं एज ए शील्डिंग। लेकिन अगर टेम्परेचर को और राइज करते जाए माय डियर, लगभग 11000 डिग्री सेंटीग्रेड से 27000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पूरी की पूरी गैस आयोनाइड होकर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? प्लाज्मा में। और देन उस प्लाज्मा का उपयोग हम लोग या तो वेल्डिंग ज्वाइंट में करेंगे या मेटल कटिंग में करेंगे या मेटल रिमूविंग में करेंगे। तो हमें प्लाज्मा नहीं बनने देना है, हमें केवल गैस को आयोनाइज करवा लेना है बस। अब प्लाज्मा कैसे बनता है? अब आप कहोगे कि सर गैस अगर आयोनाइज हो गई तो प्लाज्मा भी तो वही है, प्लाज्मा इज द आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेपरेट हो जाती है, फर्दर माय डियर यह इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन को सर्च करता है, घूमकर सर्च करता है, जहां पर उसे पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे उसके साथ वो रिकम्बाइन हो जाएगा। और जैसे ही रिकम्बाइन होता है वहां पर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी डेवलप होती है और उसी आयनिक स्टेट ऑफ गैस को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो आई थिंक प्लाज्मा में और आयोनाइज्ड गैस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो आर्गन जो हमारी है वो इजिली क्या हो जाती है? आयोनाइज्ड हो जाती है। इजिली आयोनाइज्ड हो जाती है रिक्वायरिंग स्मॉल आर्क वोल्टेज पर, स्मॉल आर्क वोल्टेज पर ही। आगे देखो, इट इज गुड फॉर वेल्डिंग थिन सेक्शन। थिन सेक्शन प्लेट के लिए यह आसान होती है। नेक्स्ट देखो हीलियम की बात करते हैं। अगर दूसरी गैस हीलियम का यूज करेंगे तो हीलियम इज मोस्ट एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी गैस है रेदर देन आर्गन। दैट हैज बेटर थर्मल कंडक्टिविटी, लेकिन इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज यह है कि यह एक अच्छी थर्मल कंडक्टिव गैस होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बेटर होती है।
इट इज यूजफुल फॉर थिकर प्लेट। लेकिन जहां पर देखो, अब अगर हमें थिन प्लेट वेल्डिंग करना है, थिन प्लेट वेल्डिंग करना है कॉमा थिक प्लेट वेल्डिंग करना है, तो अब आपको तुरंत यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थिन प्लेट के लिए मोर प्रोबेबल आर्गन और थिक प्लेट के लिए मोर प्रोबेबल आपकी हीलियम गैस होती है। तो इस तरीके से ये हमारी होती है। साथ में देखो, जब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मटेरियल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम लोग हीलियम और आर्गन को प्रेफरेंस देते हैं। तो जितने भी हमारे देखो, जैसे हम लोग आपको बताए थे फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय, तो जैसे हम नॉन फेरस मेटल की बात करेंगे, कौन कौन सा, कॉपर, एल्यूमिनियम, अब जब उनकी वेल्डिंग करना होगा तो उस समय हम लोग हीलियम गैस का यूज करेंगे, आर्गन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आर्गन हो सकता है इनके साथ रिएक्ट करें। अब वहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट है कि हीलियम गैस यूज करते हैं तो हायर डिपोजिशन रेट भी मिलता है। हायर डिपोजिशन रेट क्या है, ये हमें वेल्डिंग करना है। अब देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे सेक्शन पे वेल्डिंग करना है। अब यहाँ मेटल जितनी तेजी से डिपॉजिट होगा उतनी तेजी से हम इधर की ओर वेल्डिंग करते हुए बढ़ेंगे। तो डिपोजिशन रेट ज़्यादा होगा तो जल्दी जल्दी इस वेल्डिंग को हम लोग करके आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे जब थिक प्लेट होगी उस समय। तो इसीलिए हीलियम गैस हायर डिपोजिशन रेट के लिए भी रिस्पॉन्स। आगे बात करते हैं, द आर्क इन कार्बन डाइऑक्साइड शील्डिंग गैस इज अनस्टेबल, लीस्ट एक्सपेंसिव, डीऑक्सीडाइजर बट नीडेड होती है। लेकिन इसका मतलब समझो कि अगर हम लोग CO2 गैस को एज ए शील्डिंग यूज करें, आप बहुत कम इसका यूज देखेंगे, ज़्यादातर आर्गन और हीलियम गैस का ही देखेंगे। लेकिन अगर CO2 का यूज करेंगे तो CO2 में आर्क अनस्टेबल होगी, जबकि आर्गन और हीलियम में मोर प्रोबेबल स्टेबल होती है। अब यहाँ पहले तो आर्क स्टेबल होती है, यह थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ना बहुत सस्ती होती है ना बहुत ही महंगी होती है, लेकिन यह एक डीऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज की जाती है। डीऑक्सीडाइजर का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन के कंटेंट होते हैं वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन के कंटेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो सेपरेट होकर अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से यह एक डीऑक्सीडाइजर की तरह भी वर्क करती है। आगे बात करते हैं, इट इज हैवी गैस देयरफॉर कवर्स द वेल्ड जोन वेरी वेल। ये भी एक इसका एडवांटेज है, लेकिन मैक्सिमम आपका यूज किसका मिलेगा, हीलियम एंड आर्गन। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ गैस शील्डिंग। अगर गैस शील्डिंग कर रहे हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। पहला तो एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट होगा, वेल्ड बीड, बेस मेटल, आर्क और इलेक्ट्रोड, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट होंगी। दूसरा क्या एडवांटेज होगा, मैक्सिमम फिलर मटेरियल रेट आपको मिलेगा, डिपोजिशन रेट आपका ज्यादा मिलेगा, जिससे वेल्डिंग स्पीड हाई मिलेगी, वेल्डिंग स्पीड आपकी हाई मिलेगी। नेक्स्ट आपका पोर्टेबल सेटअप होगा और सुटेबल फॉर थिक प्लेट। अगर मोटी प्लेट की वेल्डिंग करनी है तो उस समय हमें गैस की शील्डिंग की रिक्वायर्ड होगी। अदरवाइज विदाउट गैस शील्डिंग करेंगे तो वहाँ पर वेल्डिंग में कुछ क्रैक से डेवलप हो सकते हैं, इम्प्यूरिटीज आ सकती हैं, पोरोसिटी ब्लो होल्स आ सकते हैं। ये सारे डिसएडवांटेज अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखो, यूज्ड एज मेटल कटिंग कॉमा वेरी वर्सेटाइल प्रोसेस। तो गैस शील्डिंग में हम लोग गैस शील्डिंग का मेटल कटिंग में भी यूज करते हैं और भी कई जगहों पे यूज करते हैं, बट यहाँ हम केवल वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है भाई, अगर गैस शील्डिंग कर रहे हैं तो कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, तो पहला डिसएडवांटेज माय डियर, मोर हीट इज जनरेटेड देन मैकेनिकल केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम आर चेंज। इसका मतलब ये है कि देखो, जब ये हम लोग शील्डिंग करते हैं, मान लो इस प्लेट की वेल्डिंग करनी है, अब यहाँ इलेक्ट्रोड हो गया, पावर सप्लाई हो गया, अब यहाँ जो हमारी माय डियर ये शील्डिंग जनरेट होगी तो यहाँ के हीट को बाहर नहीं जाने देगी, लेस हीट कंडक्टिव होगी। इससे यहाँ जब मोर हीट जनरेट होगा तो वो मोर हीट हमारा क्या होगा, इस वर्कपीस के मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब इसलिए कर सकता है कि जब यहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो ये इधर हीट अफेक्टेड जोन HAZ
मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर मेटलर्जिकल चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, केमिकल चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल और मैकेनिकल चेंज भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये डिसएडवांटेज है। दूसरा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड कॉमा क्रैक्स आर प्रोड्यूस। अगर सील्डिंग यूज कर रहे हैं तो क्रैक्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं, और इलेक्ट्रिक पावर, जब सील्डिंग गैस को हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड मस्ट हो जाता है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। इस तरीके से ये हमारा माय डियर क्या होता है, सील्डिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे बढ़ते हैं, देखो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन वेल्डिंग। वन बाय वन पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी हमें पढ़नी है, और भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ कुछ वेल्डिंग का नाम हमने दे रखा है, और भी वेल्डिंग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, देन हम लोग पढ़ेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसे हम लोग MIG के नाम से भी जानते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसे हम लोग TIG के नाम से जानते हैं। देन हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग के नाम से पढ़ेंगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के नाम से पढ़ेंगे, SMAW के नाम से पढ़ेंगे। देन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ईस्टर्ड आर्क वेल्डिंग, और कई सारी वेल्डिंग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें से माय डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, आर्क वेल्डिंग। और वो आर्क आपकी किससे जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होगी। तो अब आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनुअल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल आर्क वेल्डिंग में हम लोग देखेंगे कि यह किस किस नाम से पूछी जाती है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपका है कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग किस नाम से और जानी जाती है। तो इसे आप देखना, इसे हम लोग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, SMAW, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका मतलब इस वेल्डिंग में सील्डिंग गैस का यूज हो रहा है। अब कौन सी गैस का यूज हो रहा है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसे दूसरा नाम नेक्स्ट आपका है स्टिक इलेक्ट्रोड, स्टिक इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट इसका नाम है कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग, या एक और नाम माय डियर इसे हम लोग जानते हैं मैनुअल आर्क वेल्डिंग। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलिए या मैनुअल आर्क वेल्डिंग, ये सारे इसके नाम हैं। यह किसी भी नाम से क्वेश्चन आपका इस वेल्डिंग से पुटअप किया जा सकता है। मैनुअल आर्क वेल्डिंग, इतने सारे नाम इसके हैं। अब इनके नामों से हमें ये तो पता चल गया है कि इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सील्डिंग गैस की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आर्क बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी। पावर कौन सा होगा, या तो हम AC या DC यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में देखो माय डियर, ये हमारा बेस प्लेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेस प्लेट है। इस बेस प्लेट पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग पोजीशन पहले मैंने आपको बता रखा है कि वेल्डिंग पोजीशन कितने टाइप से करते हैं। एक मिनट फिर से बता दे रहे हैं। वेल्डिंग पोजीशन बेसिकली माय डियर, पहला हम लोग करते हैं फ्लैट पोजीशन, दूसरा हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरा थर्ड हम लोग करते हैं वर्टिकल पोजीशन, और फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं ओवरहेड पोजीशन। अब फर्स्ट पे समझिए, फ्लैट पोजीशन क्या होता है। जैसे कोई वर्कपीस इस तरीके से रखा है, अब यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में हम ऐसे, फ्लैट पोजीशन का मतलब ऐसा वर्कपीस रखा है और हम ऐसी वेल्डिंग करते जा रहे हैं, या ऐसी वेल्डिंग कर रहे हैं, या ऐसी वेल्डिंग कर रहे हैं। इस तरीके से वर्कपीस कोई ऐसे मतलब इस सरफेस पे रखा है और इसकी वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं माय डियर, तो ये कहलाता है फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। सेकंड आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग का मतलब क्या होगा कि प्लेट इस तरीके से होगी,
प्लेट आपकी इस तरीके, देखो एक प्लेट आपकी ये हो गई और एक प्लेट आपकी ये हो गई। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो अब देखो ये प्लेट ऐसे वर्टिकली रखी है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ऐसे आपको वेल्डिंग करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें आपको लेफ्ट टू राइट भी वेल्डिंग कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी वेल्डिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर वर्टिकल वेल्डिंग आपका क्या है? वर्टिकल वेल्डिंग आपका ये है कि जैसे देखिए वर्टिकल वेल्डिंग में आप माय डियर क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए इस तरीके से दो प्लेट होगी, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। अब इन दोनों को हमें वेल्ड करना है। तो आप देखिए अगर वर्टिकल वेल्डिंग में हम लोग ऊपर से वेल्डिंग करना शुरू करेंगे तो ये लिक्विड मोल्टेन मेटल नीचे आकर इकट्ठा होना शुरू होगा और एक इफेक्टिव वेल्डिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम नीचे से डिपॉजिट करना शुरू कर दें मेटल, तो मेटल कहीं भी नहीं गिरेगा और इस तरीके से सॉलिडिफाई होकर पूरा वेल्डिंग। तो वर्टिकल पोजीशन में हमेशा वेल्डिंग कहाँ से करते हैं? बॉटम टू टॉप करते हैं, ये कहलाता है वर्टिकल पोजीशन। ओवरहेड वेल्डिंग माय डियर क्या होता है? जैसे आप छत की शील्ड, छत की आपकी शील्ड की वेल्डिंग करनी हो, सीलिंग जिसे बोलते हैं, उसकी वेल्डिंग करनी है, वो हमारा क्या होगा? ओवरहेड वेल्डिंग। तो ये सारे पोजीशन थे। अब यहाँ पे कोई वर्कपीस इस तरीके से फ्लैट पोजीशन में रखा है। अब इस फ्लैट पोजीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, इस इलेक्ट्रोड में ये हमने क्या किया है? कोटिंग किया है फ्लक्स की, ये हमने फ्लक्स की कोटिंग किया है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं, कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था तीन तरीके से, एक आपका मैंने बताया था पेयर इलेक्ट्रोड, पेयर इलेक्ट्रोड, एक हमने आपको बताया था फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड और एक आपको बताया था नॉन कंज्यूमेबल। ये दोनों कंज्यूमेबल होते हैं, मतलब आपके मेल्ट हो जाएंगे वेल्डिंग करते समय, लेकिन ये आपका नॉन कंज्यूमेबल होगा। यह वेल्डिंग के समय मेल्ट नहीं होगा, कभी भी मेल्ट नहीं होगा। इस इलेक्ट्रोड से 1000 टाइम वेल्डिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रोड से एक ही बार करेंगे और वह मेल्ट। तो यहाँ आपको फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे हैं और इस पोजीशन में आप कहाँ से वेल्डिंग को लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब यहाँ देखो एक वर्कपीस रखा हुआ है और हम लेफ्ट से राइट जब कर रहे हैं तो एक्चुअल में मेटल हमारा ये था, एक्चुअल में मेटल हमारा ये था और इसकी वेल्डिंग कर रहे हैं। तो हमने देखो इतने मेटल को डिपॉजिट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा इतना मेटल डिपॉजिट होता जा रहा है। साथ में इस इलेक्ट्रोड में कुछ ऐसे मटेरियल भी हम लोगों ने ऐड कर दिया जो इसके ऊपर एक स्लैग का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहे हैं। और ये स्लैग क्या करते हैं, इस वेल्ड बीड को, इसे माय डियर हम लोग बोलेंगे वेल्ड बीड। इस वेल्ड बीड को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट होने के लिए और साथ में इस वेल्ड बीड को क्विंचिंग कूलिंग से रोकने के लिए स्लैग फॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये स्लैग इसको प्रोटेक्ट करता रहेगा और ये वेल्डिंग इस तरह से हमारी होती रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे आर्क जनरेट कैसी होगी, आर्क की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाती है आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ मैंने आपको तीन तरीके से बताया है। एक आर्क लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। और एक हमारी आर्क लेंथ लेस ग्रेटर देन डी और आर्क लेंथ लेस देन डी होती थी। यहाँ पे आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर रखी जाती है, यहाँ पे आर्क लेंथ इलेक्ट्रोड डायमीटर से ज़्यादा रखी जाती है, इसीलिए आप इसे बोलते हैं लार्ज आर्क, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट या मीडियम आर्क और इसे बोलते हैं शॉर्ट आर्क। ये तीन तरीके की आर्क मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या मीडियम आर्क यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम के केस में मीडियम आर्क यूज। चलो अब देखो, जब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में हमने कांटेक्ट रेजिस्टेंस जनरेट किया, थोड़ा सा गैप रखा, तो उस समय क्या हुआ, यहाँ की गैसेस आयोनाइज्ड होने लगी ड्यू टू रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्यों मिला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा, मान लो इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल दे दिया
और वर्कपीस को पॉजिटिव दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ जंप करने लगे। अगर हमने उनको ऐसे टच कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे, सीधे करंट यहाँ से इधर की ओर फ्लो करके एक सर्किट कंप्लीट करने लगेगा। लेकिन जैसे हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा गैप दिया, अब इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, रेजिस्टेंस फील होने लगा, रुकावट मिलने लगी, बाधा मिलने लगी, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और हमने गैप किया तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके पूरा यहाँ तक जाएगा, तो बीच में आप देखो करंट आपको दिखने लगता है। जब आप एक्चुअल में दो वायर को ऐसे करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपको करंट दिखने लगती है, वही रेजिस्टेंस होता है। अगर उसके बीच में एयर आएगी तो वहाँ चट चट की आवाज़ होगी, उसी को हम बोलते हैं कि एयर हमारी क्या होगी, आयोनाइड होगी। और जब वहाँ पे आयोनाइड होगी तो ड्यू टू फ्रैक्शन वहाँ क्रिएट होगा आर्क, और वो आर्क आपकी जनरेट होगी और ये फ्लक्स आपके बर्न होने में हेल्प करे। ये हमारा होता है फिनोमिना ऑफ आर्क। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रोड वर्कपीस को भी मेल्ट करेगा और खुद भी मेल्ट होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा माय डियर कि यहाँ पे जो एक लिक्विड मोल्टेन मेटल तैयार होगा उसे बोलते हैं पूल ऑफ मोल्टेन मेटल, उसे बोलते हैं पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग या सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो हमारा मोल्टेन मेटल जनरेट होता है वह किस फॉर्म में होता है, तो पूल ऑफ मोल्टेन मेटल। कहीं कहीं स्प्रे फॉर्म में भी होगा, कहीं लिक्विड फॉर्म में भी होगा, लेकिन यहाँ पर पूल ऑफ मोल्टेन मेटल फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सील्डिंग गैस, क्योंकि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है तो सील्डिंग का यूज करते हैं, वो हमारी क्या होती है, हीलियम एंड आर्गन गैस का यूज करते हैं। बट मोर प्रोबेबल हीलियम गैस का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग थिक प्लेट की बिल्डिंग कर रहे होते हैं। अब आगे देखिए बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, ए जॉब एनी थिकनेस कैन बी वेल्डेड। इस वेल्डिंग के थ्रू हम लोग किसी भी थिकनेस को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि 10-10 मीटर मोटी प्लेटों को क्या वेल्ड कर सकते हैं ना, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो इसीलिए कुछ लिमिटेड थिकनेस दी जाती हैं। तो इस तरह से कौन कौन सी थिकनेस, लगभग 3 mm से 20 mm तक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, 40 mm प्लेट को भी हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। 40 mm प्लेट थिकनेस को हम लोग वेल्ड करने के लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होगा SAW, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में 40 mm थिक प्लेट की भी वेल्डिंग करेंगे, लेकिन 20 mm तक सील्डेड से कर लेंगे। सेकेंड बात करते हैं, द इक्विपमेंट इज लेस एक्सपेंसिव देन दोज यूज ऑफ अदर आर्क वेल्डिंग दिस प्रोसेस। 40 mm तक मोटी 20 mm थिक मोटी प्लेट की वेल्डिंग के लिए जितने भी अदर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं, MIG हो गया, TIG हो गया, कार्बन आर्क वेल्डिंग हो गया, उन सारे प्रोसेस से यह एक लेस एक्सपेंसिव मतलब सस्ता प्रोसेस होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली वेल्डिंग आपकी यही होती है। आगे बात करते हैं, स्लो स्पीड इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस या वेल्डिंग पोजीशन। देखो, इसका क्या है, सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड आपकी स्लो होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड आपकी किसमें होती है, मेटल डिपोजिशन रेट और हाई वेल्डिंग स्पीड, जिसमें आपका 40 mm थिक प्लेट को हम लोग जोड़ रहे हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। अभी आपको बताएंगे कि कैसे हाई होती है। तो ये हमारा हो गया, लेकिन स्पीड को हम लोग स्लो भले रखते हैं, बाकी अदर एडवांटेज हमारे मिलते हैं। तो जहाँ स्पीड क्राइटेरिया मायने नहीं रखता है वहाँ पर इस वेल्डिंग को सेलेक्ट कर ले। वेल्डिंग कौन कौन सी पोजीशन में कर सकते हैं, तो इसका एक इंपॉर्टेंट ये भी है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का क्वेश्चन पूछेगा माय डियर, कहेगा क्या वर्टिकल पोजीशन में इसे कर पाएंगे, तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम अभी आपको बताएंगे केवल और केवल यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग की जाती है। लेकिन इस वेल्डिंग को हम लोग फ्लैट पोजीशन में कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर सकते हैं, वर्टिकल एंड ओवरहेड, किसी भी पोजीशन के लिए यह वेल्डिंग हमारी इंपॉर्टेंट होती है, कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन गैस सील्डेड आर्क इज बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड इज ऑटोमेटिकली फेड बेयर वायर इलेक्ट्रोड। एक मिनट, नहीं, ठीक है, हमारा क्या था कि यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे हम लोग इस वेल्डिंग को कर सकते हैं और साथ में स्पीड स्लो रहेगी, इसका यही एक मेन डिसएडवांटेज है। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। प्लेट थिकनेस पूछेगा तो 3 to 20 mm रहेगा। अगर पावर की बात करेगा तो हम लोग एसी या डीसी कोई भी पावर यूज कर लेंगे। साथ में इट इज डन विथ स्टिक इलेक्ट्रोड मतलब जिसे हम लोग बेयर इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और द सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये तो हो गया। सोर्स की बात करेंगे तो द टाइपिकल रेंज ऑफ द करंट यूजेस में वेरी फ्रॉम 50 to 600 एम्पियर कॉमा विथ वोल्टेज ऑफ 70 to 100 वोल्ट। दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज कितना होगा, 70 से 70 मतलब 70 to 100 वोल्ट होता है। करंट आपकी कितनी होगी, 50 to 600 एम्पियर होती है। तो ये आपका होता है। अब आपका करंट दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो V इज इक्वल टू आई आर से। हीट आपको निकालना है तो हीट भी आपको मैंने बताया है आई स्क्वायर आर टी से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी से आप निकाल सकते हो। ये सारे फार्मूले दिए रहेंगे। अब चलो, ये तो आपका हो गया सिंपल सा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट आप देखो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं MIG। और अभी हम लोग इसी का एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे, TIG, MIG एंड TIG। तो TIG MIG क्या होता है, देखो एक चीज समझना, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बनाते हैं जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड हमारा मेटल का होता है जो कंज्यूम होता है। साथ में इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की जाती है और एक्स्ट्रा मटेरियल को डिपोजिशन करने के लिए फीड वायर अलग से यूज किए जाते हैं। वो कैसे, आगे समझते हैं। देखिए इस तरीके से एक डायग्राम आपको दिखाई दे। इस डायग्राम में माय डियर क्या होगा, इस डायग्राम में देखो यहाँ पे आपके दो वर्क पीस दिखाई, ये आपका हो गया एक वर्क पीस। अब इस वर्क पीस को जोड़ने के लिए ये आपका एक दूसरा वर्क पीस दिखाई दे रहा है। ये दो आपके वर्क पीस हो गए। अब देखिए दोनों वर्क पीस को जोड़ना था तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक नोजल यूज करते हैं। देखो ये एक हमारा नोजल होता है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यह आपका एक नोजल होता है। देखिए यह आपका एक नोजल होता है। अब इस नोजल के अंदर माय डियर क्या करते हैं, देखो नोजल का यहाँ पे टिप बना देते हैं। नोजल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फिनोमिना रखते हैं कि इसके अंदर देखो एक सिलेंडर में हम लोगों ने आर्गन या हीलियम गैस को भर रखा है, लेकिन मोर प्रोबेबल यहाँ पर हम लोग हीलियम गैस का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि MIG में कौन सी गैस का यूज करते हैं, MIG में इनर्ट गैस के रूप में हीलियम गैस का। अब चलो हीलियम गैस को हम लोग यहाँ वाल्व और रेगुलेटर प्रेशर गेज वगैरह रखते हैं, वो सब नहीं दिखाया है मैंने। इस तरीके से प्रेशर गेज वाल्व होगा, फिर यहाँ से गैस जाएगी सीधे एक अंदर। इसमें देखो ये जो हमने ट्यूब दिया है नोजल, इसके अंदर एक पासेस देते हैं और उन पासेस से गैस हमारी इस तरीके से, देखो ये पासेस हमने दे दिया इस तरीके से। अब यहाँ से गैस ऐसी आएगी और ये गैस यहाँ पर जाएगी। साथ में अब एक दूसरा पासेस देंगे, यहाँ पे एक हम लोग क्या लगाते हैं, रोलर लगा कर रखते हैं, और इस रोलर में उन्हीं मटेरियल को वायर फॉर्म में लपेट कर रखते हैं जिस मटेरियल की वेल्डिंग करनी। मान लो आयरन की वेल्डिंग करनी है तो यहाँ आयरन के वायर को हम लोग रोल्ड करके रखेंगे। स्टील की वेल्डिंग करनी है तो स्टील के वायर को रोल्ड करके रखेंगे। अब होगा क्या, अब देखो ये रोलर हमारे इस तरीके से ऐसे लिपटे हुए हैं और इनको एक पावर सोर्स हम लोग दे देंगे कि ये रोलर धीरे धीरे आगे घूमते रहें। और जब धीरे धीरे आगे घूमेंगे तो देखो जैसे मान लो ये रोलर हो गया,
अब ये वायर है, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वायर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और वायर की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक रोलर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, उन दोनों के बीच से वायर को गुजारेंगे। अब ऊपर वाला रोलर इस डायरेक्शन में चलेगा और नीचे वाला रोलर इस डायरेक्शन में चलेगा। ये दोनों भी वायर को खींचकर आगे की ओर धकेलेंगे। फिर ये वायर इस तरह से ऐसे आगे बढ़ता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे ही ये वायर यहाँ इसके कांटेक्ट में आएगा इन दोनों के, एक हमारी आर्क जनरेट होगी, सेम वही फिनोमिना होगा। देन आफ्टर वेल्डिंग होनी शुरू होगी, ये आगे बढ़ता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा और साथ में इसके ऊपर स्प्रे फॉर्म होता रहेगा। स्प्रे क्यों होगा, क्योंकि ये गैस जाकर सील्डिंग भी बनाएगी और इसे प्रेशर से स्प्रे की तरह आगे भेजती भी रहेगी। तो इस तरीके से यह वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती रहेगी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोड को अगर हमने पॉजिटिव और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल दिया है तो इस तरीके से यह वेल्डिंग हमारी होती रहेगी। इसे हम लोग देखो, ये जो हमारे रोलर हैं, ये तो रोलर हो गए जिसे हम लोग फीड रोलर के नाम से जानते हैं। फीड रोलर, ये रोलर हमारे फीड रोलर होते हैं। और ये जो वायर हैं इसे हम लोग फीड वायर के नाम से भी जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, चलिए MIG में सबसे पहले देखो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है इन गैस सील्डिंग। गैस सील्डिंग में हम लोग किसका यूज करेंगे, हेलियम गैस का यूज करेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। आर्क इज बिटवीन वर्कपीस एंड ऑटोमेटिकली फीड वायर इलेक्ट्रोड, मतलब जो आर्क हमारी जनरेट होगी, ये जो फीड वायर इलेक्ट्रोड जा रहा है माय डियर, यही इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे आर्क बनाएगा और यह खुद मेल्ट होता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड जा रहा है तो अब आपको दिखाई दे रहा है क्या इलेक्ट्रोड के ऊपर किसी चीज़ की कोटिंग की गई है, नहीं कोटिंग की गई है। तो इसीलिए फीड वायर आपका एक बेयर इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करे। देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, आर्गन, हीलियम एंड मिक्सचर ऑफ टू गैसेस कैन बी यूज्ड बट हीलियम आर प्रेफर्ड। नेक्स्ट, एनी मेटल कैन बी वेल्डेड बट यूज्ड प्राइमरली विथ द नॉन फेरस मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग करनी हो तो सबसे ज़्यादा सुटेबल आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होगा। नॉन फेरस मेटल का मतलब जैसे एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की प्लेट हो जाए, यहाँ पर एल्यूमिनियम का वायर हो जाए। अब ये एल्यूमिनियम वायर आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ मेल्ट होता जाएगा और इसको स्प्रे फॉर्म करके आगे की ओर डिपॉजिट करता जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है कितने फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट होने के लिए जो मेटल ट्रांसफर होता है वो 4 फॉर्म में डिपॉजिट होता है। फर्स्ट आपका ग्लोबुलर फॉर्म, शॉर्ट सर्कुलेशन फॉर्म, स्प्रे फॉर्म और पल्स्ड स्प्रे फॉर्म। ये 4 फॉर्म में आपके मेटल यहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं। ग्लोबुलर्स, शॉर्ट सर्कुलेशन, स्प्रे एंड पल्स्ड फॉर्म। बस आपको इतना याद रखना, इसके अंदर जाकर नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि ग्लोबुलर फॉर्म में मेटल कैसे डिपॉजिट होता है, स्प्रे फॉर्म में कैसे इतना डीप क्वेश्चन आपका जेईई से रिलेटेड नहीं पूछेगा। बहुत ज़्यादा पूछेगा तो बस इनके फॉर्म के बारे में पूछ लेगा कि जो हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है उसमें जो हमारा कंज्यूमेबल वायर होता है, जब वह मेल्ट होकर आगे बढ़ता है तो किस फॉर्म में जाकर डिपॉजिट होता है जहां पर वेल्डिंग करनी हो। तो कौन कौन सा, ग्लोबुलर, शॉर्ट सर्कुलेशन, स्प्रे एंड पल्स्ड स्प्रे। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन वेल्डिंग स्टील, अगर स्टील की वेल्डिंग हमें करनी हो तो सम ऑक्सीजन RCO2 इज यूजुअली एडेड टू इम्प्रूव द आर्क स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस द वेल्ड स्पीड। अगर हमें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टील प्लेट की वेल्डिंग करनी हो तो उस समय सील्डिंग गैस में ऑक्सीजन और CO2 को यूज करेंगे। वह हमारी क्या करेंगी,
आर्क को स्टेबलाइज कर देंगी और साथ में वेल्डिंग स्पेल्टर को रिड्यूस करेंगे। स्पेल्टर मतलब छलकना होता है, ये सिंपल सा आप समझिएगा। छलकना मतलब जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हूँ, अब यहाँ लिक्विड मोल्टेन मेटल भरेगा तो यह ऐसे छलक छलक कर बाहर जाएगा, इधर की ओर चारों तरफ ऐसे छलक कर बाहर जाएगा, तो इसी को हम लोग स्पेल्टर बोलते हैं। आगे बात करते हैं, फास्ट एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस होता है यह हमारा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। फास्ट एंड इकोनॉमिकल प्रोसेस होता है। ए रिवर्स्ड पोलैरिटी डीसी इज जनरली यूज्ड बिकॉज इट्स डीप पेनिट्रेशन, स्प्रे ट्रांसफर एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम स्मूथ वेल्डिंग एंड गुड प्रोफाइल। अब दो हमने पोलैरिटी आपको बताई थी, डीसी एसपी एंड डीसी आरपी। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम के केस में हम लोग देखो डीप पेनिट्रेशन अगर हमें लेना है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखो रिवर्स पोलैरिटी विथ डायरेक्ट करंट अगर हम लोग करेंगे तो वहां पे सैलो, आपको सारी चीजें मैंने बता रखी है। सैलो पेनिट्रेशन क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट पेनिट्रेशन क्या होता है। तो मैक्सिमम ये याद रखो आप कि डीसी और रिवर्स पोलैरिटी यानी कि डीसी आरपी हम लोग। देन ये हमारा हो गया एमआईजी और मेटल। देखो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग हम लोग यूज करते हैं, या इसी को हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग देखो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इतने नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये भी आप समझते रहना कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, गैस मेटल एक्टिव वेल्डिंग कह सकते हैं या आर्क वेल्डिंग कह सकते हैं। तो इज सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेल्डिंग और कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है। शील्डिंग गैस मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये सारा इसका फंक्शन है। इसका मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम के बाद इसका मैंने ये भी बता दिया कि इसमें मेटल आपके कितने फॉर्म में आकर यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं जिससे वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है, और पोलैरिटी भी मैंने बता दिया। अब देखो मेटल जो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं 4 फॉर्म में हो रहे हैं। जैसे पहला यूज डीसी विथ रिवर्स पोलैरिटी होगा तो मैक्सिमम डिपोजिशन होगा ऑफ फिलर मटेरियल। मान लो ये वर्क पीस हो जाए, ये इलेक्ट्रोड हो जाए। अब यहाँ से जब आर्क बने, अगर यहाँ रिवर्स पोलैरिटी होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे तो हमने आपको बताया है कि 2/3 हीट उस समय किस पे मिलेगी, इलेक्ट्रोड पे मिलेगी, और 1/3 हीट आपकी किस में मिलेगी, वर्कपीस पे मिलेगी। तो इस समय वर्कपीस आपका कम मेल्ट होगा और इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा, मतलब यहाँ पे आके आपको मैक्सिमम डिपोजिशन मिलेगा। भाई जब इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा तो आकर यही वेल्ड में ही तो आपको डिपॉजिट होगा। तो इसीलिए DCRP में डिपोजिशन रेट ज़्यादा होता है। देन आफ्टर यूज्ड फॉर थिन एंड थिक प्लेट अप टू 40 mm बोथ, 40 mm तक यूज करते हैं, बट मैक्सिमम 40 mm के लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। वहां पर आपकी आर्क डूबी रहेगी, कैसे डूबी रहेगी वो भी हम बताएंगे। आगे बात करते हैं, वेल्डिंग स्पीड आपकी हाई होगी, बेयर इलेक्ट्रोड यूज होगा मतलब कोटिंग नहीं होगी। नॉट यूज इन ग्रेनुलर्स, ग्रेनुलर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं जो आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं और फिलर डिपोजिशन रेट को बढ़ाने के लिए। तो ग्रेनुलर्स यहाँ यूज नहीं करेंगे। ग्रेनुलर्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज करेंगे। देन मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे ऑफ द मेटल। जैसे आप क्या करते हो, सेविंग कराने के लिए जब आप वाटर को स्प्रे करते हो तो सिमिलर उसी तरीके से मेटल आपका ट्रांसफर हो। आगे, इट इज मोर सुटेबल एंड मोर इकोनॉमिकल ओवर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SA। डिफेक्ट आपके क्या हैं, डिफेक्ट आपके ये हो सकते हैं, अंडरकट हो सकते हैं, एक्सेसिव मेल्ट थ्रो इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है,
कॉमा इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, कॉमा पोरोसिटी हो सकता है, क्रैक्स हो सकता है, और हीट अफेक्टेड जोन में भी क्रैक्स हो। ये मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। अंडर कट हो सकता है, मतलब वेल्डिंग हमें करनी है, अब यहाँ पे ये हो रहा है तो यहाँ पे कुछ क्रैक्स आपके डेवलप हो सकते हैं, ये तो आपका वेल्ड बीड बनेगा। इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है, मतलब यहाँ पे देखो जब वर्कपीस में हीट आपकी 1/3 मिलेगी, 1/3 मिलेगी TCRP में, आपका क्या होगा, वर्कपीस मेल्ट होगा ही नहीं प्रॉपर तरीके से, इसीलिए इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा। और साथ में इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन होगा। अगर ज़्यादा डीप हमें ज्वाइंट पेनिट्रेशन चाहिए था तो वर्कपीस में हम 2/3 हीट जनरेट करवाएंगे और इलेक्ट्रोड पे 1/3 करवाएंगे, जिस वजह से इसे हम लोग DCSP बोलते हैं। तो DCSP यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग TCRP यूज कर रहे हैं। तो ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेशन नहीं मिलेगा और क्रैक्स भी आपके प्रोड्यूस होंगे। तो ये था माय डियर आपका कौन सा, मेटल प्लग, जिसे हम लोग बोलते हैं MIG। अब MIG में क्या है एडवांटेज आपका, क्या होगा, सबसे बेटर एडवांटेज आपका क्या है, हाई क्वालिटी एंड हाई स्पीड वेल्डिंग इसमें भी अचीव कर सकते हैं। फ्लक्स का हमें यूज नहीं करना होता है, वेल्डिंग डन इन ऑल पोजीशन, किसी भी पोजीशन में हम वेल्डिंग को कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज आपका क्या है, हैवीली ऑक्साइड वेल्ड डिपॉजिट, कॉमा इरेगुलर वायर फेड, कॉमा अनस्टेबल आर्क, कॉमा बर्न। देखो पहले तो आप ये समझो कि अनस्टेबल आर्क कैसे होगी। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इस फ्लक्स इलेक्ट्रोड पे हम लोग फ्लक्स की कोटिंग नहीं किए हैं। फ्लक्स क्या करता है, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है एज ए आर्क स्टेबलाइजर। आर्क यहाँ पे हमारी स्टेबल नहीं होगी, तो ये एक पहली डिसएडवांटेज आपका हो सकता है। दूसरा आपका क्या है कि वायर फीड आपकी कैसी हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। जबकि देखो यहाँ हमने रोलर लगा रखा है, एक रोलर यहाँ एक रोलर यहाँ, लेकिन फिर भी रोलर की स्पीड कम ज़्यादा हो और इसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी तो इसका डिपोजिशन इरेगुलर हो सकता है। इरेगुलर मतलब कांस्टेंट डिपोजिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, अब हैवी ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है और साथ में बर्न बैक, यानी कि आग आपकी जल्दी जल्दी बुझ भी सकती हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया, ये आपका हो गया MIG वेल्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे माय डियर, यहाँ तक हम लोगों ने MIG वेल्डिंग को कंप्लीट किया। अब MIG वेल्डिंग को कंप्लीट किया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, TIG वेल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद MIG और TIG से रिलेटेड एक कंपैरिजन पढ़ेंगे, फिर और भी वेल्डिंग को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर।